नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। ये ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है और ये वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वाटर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरीकों में। पहला है यहाँ पे सरफेस वाटर और दूसरा यहाँ पे ग्राउंड वाटर। तो देखिए, सरफेस वाटर क्या होता है। देखिए, सरफेस वाटर ये वाटर होता है जो कलेक्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड पे, ठीक है। सरफेस पे, धरती की सरफेस पे जो वाटर कलेक्ट होता है उसको हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गए इनके एग्जांपल। फिर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। तो देखिए, ग्राउंड वाटर ये वो वाटर होता है जो प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस के नीचे, ठीक है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट में। आप लोग सीधा सीधा ये समझिए कि लैंड के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ वाटर के बारे में। देखिए, वैसे तो वाटर के वर्सेटाइल यूजेस हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पहला है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि जो घरों में हम पानी का यूज़ करते हैं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। साथ ही साथ फिर आता है इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल यूज़, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वाटर के। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ इरीगेशन के बारे में कि आखिर इरीगेशन है क्या। देखिए, इरीगेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। कल्टीवेटेड प्लांट्स के ऊपर जो वाटरिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग इरीगेशन कहते हैं। और ये हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए करते हैं, यानी कि ओपन वेल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल, पॉन्ड्स, लेक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल मीन्स से हम लोग इरीगेशन करते हैं। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे आप समझिए कि इरिगेशन के 2 सोर्सेज होते हैं। पहला यहाँ पे होता है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए, प्राइमरी सोर्स में जो चीज़ें आती हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं रिवर्स हो गई हैं, ठीक है, रेनफॉल हो गया है। तो इन तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पानी मिल रहा है, वो चीज़ें आती हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन में, ठीक है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ बात करें सेकेंडरी सोर्स की, तो सेकेंडरी सोर्स का एग्जांपल है यहाँ पे वेल, टैंक्स, कैनाल, पॉन्ड्स, लेक। ये तरीके की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो मैन मेड चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको इंसान ने बनाया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स मेड हैं, ये चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इरिगेशन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया कि अरे आखिर इंडिया को इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग सब सुनते हैं। अब आखिर हम लोग ये किस बेसिस पे कहते हैं, तो देखिए, इंडिया की मोर देन 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3% से भी ज़्यादा हिस्सा इंगेज है फार्मिंग में, ठीक है। और इनकी जैसे कि अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है। तो ये रीजंस हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला रीज़न कि इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन इंगेज है फार्मिंग में। जो इरिगेशन है वो नेसेसरी है फॉर एग्रीकल्चरल के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी। तो इनमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत है इरिगेशन की। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे अनसर्टेनली ऑफ रेनफॉल। इसका यहाँ पे ये मतलब है कि इंडिया एक्सपीरियंस करता है अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, ठीक है। हम उस रेनफॉल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने अमाउंट में रेनफॉल यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये चीज़ भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया एक्सपीरियंस करता है अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल। फिर वहीं दूसरी तरफ डिले इन अराइवल और अर्ली विड्रॉन ऑफ मानसून, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये लाइन यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि मानसून को आने में कभी कदा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कभी कदा अगर जल्दी आ भी गया है मानसून तो जल्दी वो विड्रॉ भी हो जाता है इंडिया से। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल इफेक्ट करती हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट पे। तो ये चीज़ें हमारी फसलों को ख़राब करने में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि अनइवन एंड इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल। देखिए, अनइवन एंड इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे इसका ये मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ द कंट्री रिसीव करती है हमारी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, वो भी एनुअल रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ द कंट्री हमारी रिसीव करती है। फिर वहीं हम लोग दूसरी तरफ बात करें, रेनफॉल भी वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। रेनफॉल तो कम और ज़्यादा होती ही है, फिर साथ ही साथ रेनफॉल ये भी डिपेंड करती है कि कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहाँ पे कम, ठीक है, ये भी वेरी करती है।
कि कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो कहीं पे रेनफॉल कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेघालय में ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहीं पे राजस्थान में उसकी मात्रा रेनफॉल की कम रहती है, तो ये चीज़ें वेरी कर रही हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे इवन एंड इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल को, ठीक है। 1/10 सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री रिसीव करती है अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, साथ ही साथ रेनफॉल वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है क्रॉप रिक्वायरमेंट। क्रॉप रिक्वायरमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए देखिए जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप हैं उनको नीड होती है वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर की। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए क्रॉप को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ होती हैं, तो उसको वैसे ही उतने ही अमाउंट में उसे पानी चाहिए होता है। मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, उसको लगाया गया है जून या जुलाई के मंथ्स में, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उस मंथ्स में जो लगाया गया है, तो उन मंथ्स में हमारे जो मानसून है वो इंडिया में एंटर होता है, तो यानी कि उसे वाटर की कमी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। पर जैसे ही मानसून यहाँ से इंडिया से विड्रॉ हो जाता है तो वही क्रॉप को ज़रूरत है, फिर वहाँ पे उसको ज़रूरत होती है कि उसे पानी मिल सके, ठीक है। पर मानसून तो जा चुका है तो उसे पानी वहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो उसकी जो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस आती हैं उनमें हम लोगों को पानी की वैसी वैसी आवश्यकता पड़ती है, तो क्रॉप को नीड होती है वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर की, ठीक है। इसीलिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रॉप रिक्वायरमेंट आप लोग समझ चुके होंगे कि वो सीजन्स जिनमें बरसात नहीं होती है उसमें हम लोग क्रॉप्स को कैसे अमाउंट ऑफ वाटर जो चाहिए क्रॉप को वो हम उसे कैसे देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जो इरिगेशन है वो सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉप्स को वाटर करने में। फिर देखिए नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए जो मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल होती हैं जैसे कि ब्लैक सॉइल, इन सॉइल्स में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम ज़रूरत होती है इरिगेशन की, ठीक है, नीड्स लेस इरिगेशन। वहीं अगर हम दूसरी सॉइल्स के ऊपर बात करें जैसे कि एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इनमें हम लोगों को ज़रूरत होती है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर हो सके, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉइल्स होती हैं ये दे लॉस मॉइस्चर स्पीडली, ठीक है, ये अपने मॉइस्चर को स्पीडली लूज़ कर देती हैं, ठीक है। इन तरीके की जो सॉइल्स होती हैं इनमें हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए ही चाहिए। तो जब रेगुलर सप्लाई चाहिए हमें वाटर का, तो देखिए जो रेनफॉल होती है वो तो रेगुलर हो नहीं सकती है, इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे इरिगेशन करने की। तो उम्मीद है आप सब लोग समझ चुके होंगे कि वाई वी नीड इरिगेशन। अब हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि इरिगेशन की हमें आवश्यकता है, पर अब हम लोग इरिगेशन करेंगे किन चीज़ों से। तो देखिए जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं इरिगेशन के जो इंडिया में चलते हैं ज़्यादातर, उनके ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे वेल इरिगेशन, दूसरा यहाँ पे टैंक इरिगेशन और तीसरा यहाँ पे कैनाल इरिगेशन। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेल इरिगेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेल इरिगेशन के बारे में। देखिए अबाउट 40% ऑफ द टोटल इरिगेटेड जो लैंड है इंडिया में वो कवर्ड है वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्स से, ठीक है। तो यानी कि एक इंडिया का लार्ज जो एरिया है जो इरिगेटेड लैंड का, उसमें 40% जो कवर्ड एरिया है वो है वेल इरिगेशंस का, ठीक है। तो देखिए वेल इरिगेशन को रिक्वायर होती हैं कुछ फॉलोइंग कंडीशंस की। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए वेल को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस को रिक्वायर करना ही पड़ता है, ठीक है, वो यानी कि वो कंडीशंस को हमें फुलफिल करना ही पड़ता है। तो इनमें जो पहला पॉइंट है वो है हाई वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल का जिस एरिया में भी हम वेल बना रहे हैं तो उस एरिया का जो वाटर टेबल है वो हाई होना चाहिए। इस साथ ही साथ नॉट मोर देन 10 to 15 मीटर डीप फ्रॉम द सरफेस, साथ ही साथ 10 से 15 मीटर ही डीप हो फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। सरफेस से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मीटर ही डीप हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए साथ ही साथ सॉफ्टर सॉइल होनी चाहिए। सॉफ्टर सॉइल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें इनेबल करेंगे इजी डिगिंग ऑफ वेल्स को, ठीक है। वेल्स को जो खोदने में हम लोगों को आसानी होगी, ठीक है, जब सॉफ्टर सॉइल होती है। देखिए क्ले बेड का यहाँ पे ये मतलब है टू इनेबल द स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। ये इनेबल करता है द स्टोरेज ऑफ वाटर को, ठीक है, जो वाटर का स्टोरेज होगा वेल के अंदर, ठीक है, तो जो क्ले बेड होता है इसको इनेबल करता है। इस साथ ही साथ हम लोग फर्दर डिगिंग कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है, इफ़ नेसेसरी, तो हम लोग यहाँ पे फर्दर डिगिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टेट्स जो कि पॉपुलर हैं वेल इरिगेशन के लिए, तो उनमें नाम आता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और इनके जैसे कुछ अन्य राज्य भी हैं। तो ये पर 4 जो हैं काफ़ी फेमस हैं वेल इरिगेशन के मामले में। फिर देखिए टाइप्स ऑफ वेल इरिगेशन के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए 2 तरीके के वेल इरिगेशन होते हैं, सरफेस वेल और ट्यूब वेल।
और सरफेस वेल के ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले तो सरफेस वेल के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सरफेस वेल भी 2 तरीकों में डिवाइड है। पहला है अनलाइंड सरफेस वेल। अनलाइंड सरफेस वेल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? अनलाइंड सरफेस वेल को हम लोग कच्चा वेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कच्चा कुआं, ठीक है, हिंदी में कहें तो। इस साथ ही साथ हम लोग इन्हें डग करते हैं मेनली टू इनेबल द इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ इरिगेशन को, ठीक है। इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ इरिगेशन क्या क्या मतलब है यहाँ पे? इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ इरिगेशन का मतलब है कि स्वदेशी इरिगेशन फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे इनेबल करते हैं, इन्हें खोद के, अनलाइंड सरफेस वेल को। फिर देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है अनलाइंड। अनलाइंड का यहाँ पे यही मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोटेक्टेड वॉल जो होती हैं अराउंड देम, ठीक है, जो वेल के अराउंड में जो प्रोटेक्टेड वॉल होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं। अनलाइंड वेल में प्रोटेक्टेड वॉल नहीं होती हैं, ठीक है। और जनरली ये फाउंड होते हैं इन द कल्टिवेबल लैंड, ठीक है। ये कल्टिवेबल लैंड में पाए जाते हैं और घरों से दूर होते हैं, ठीक है। यानी कि कल्टिवेबल लैंड के पास में होते हैं और घरों से ये अनलाइंड सरफेस वेल दूर होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अनलाइंड सरफेस वेल हैं ये डेंजरस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोटेक्टेड वॉल नहीं होती हैं, ठीक है। फिर वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लाइंड वेल की, ठीक है, लाइंड सरफेस वेल को हम लोग यहाँ पे पक्का वेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी गहरे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनलाइंड सरफेस वेल के, और ये प्रॉपरली ब्रिक्स से बने हुए होते हैं। इनमें सीमेंटेड वॉल्स भी अराउंड बनी होती हैं, ठीक है। फिर ये अनलाइंड सरफेस वेल उन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये सरफेस वेल्स नियर द हाउस, ठीक है, ये घरों के पास में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन के बारे में। तो देखिए पहला यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है वेल इरिगेशन का। वेल इरिगेशन इज़ ईजिली एसेसिबल टू फार्मर्स, ठीक है, ये आसानी से एसेसिबल होते हैं टू फार्मर्स के लिए। फिर देखिए वेल्स आर चीपर टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इनको बनाना काफ़ी चीपर होता है, आसानी से ये बन जाते हैं वेल्स, ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आती है बनाने में। फिर देखिए जो फार्मर्स होते हैं हैज़ कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है, फार्मर्स यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि उनको कितना वाटर, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल होता है फार्मर का ओवर द यूज़ ऑफ वाटर। फिर हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सरफेस वेल को ही ओपन वेल कहा जाता है, ठीक है। तो ओपन वेल्स इरिगेट करते हैं रिलेटिवली स्मॉलर एरिया इन कंपैरिजन टू ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन के, ठीक है। डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है ओपन वेल्स का, यानी कि सरफेस वेल का, कि ये जो इरिगेटेड जो लैंड करते हैं वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन से हम लोग ज़्यादा एरिया को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं सरफेस वेल में स्मॉलर एरिया ही इरिगेटेड हम कर पाते हैं सिर्फ। फिर देखिए जो वेल इरिगेशंस होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं मोर यूजेबल लैंड का, ठीक है, यानी कि यूजेबल जो लैंड होता है वो यहाँ पे वेल इरिगेशन ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरिया को घेरते हैं वेल इरिगेशंस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि ये जो वेल्स होते हैं ये सूख जाते हैं ड्यूरिंग द ड्रायर मंथ्स में, ठीक है। क्यों सूख जाते हैं? ड्यू टू ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द रीजन, ठीक है। जिस रीजन्स में भी ये वेल इरिगेशन बने होते हैं, वेल्स बने होते हैं, उन रीजन्स में ज़्यादा विड्रॉ हो जाता है ग्राउंड वाटर का, इस वजह से ये ड्रायर मंथ्स में ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्यूबवेल्स। देखिए ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? देखिए ट्यूबवेल्स भी सरफेस वेल के जैसे ही होते हैं, बस ये एज़ कम्पेयर टू सरफेस वेल ये ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इनमें पंप लगा देते हैं जिनकी वजह से जो पानी है वो ज़्यादा रफ्तार में हम लोगों को मिल पाता है, ठीक है। तो ये जो वेल्स होते हैं ये डीप बोर्स ड्रिल्ड होते हैं इनटू द ग्राउंड मैनुअली, ठीक है। मैनुअली का यहाँ पे मतलब है कि जो मैनुअली लेबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग डीप ड्रिल्ड करते हैं और इनको हम फिर इंस्टॉल्ड करते हैं ट्यूबवेल्स को। ये हम लोग नॉर्दर्न स्टेट्स की बात बता रहे हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सदर्न स्टेट्स की, तो देखिए सदर्न स्टेट्स में हम लोगों को ह्यूज मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे तो हम मैनुअल लेबर्स का यूज़ कर रहे हैं, पर सदर्न में हम लोगों को ह्यूज मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि नॉर्थ स्टेट्स है, ठीक है, नॉर्थ स्टेट्स को हम लोग गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए गंगेटिक प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स में हम लोगों को मैनुअल लेबर्स क्यों यूज़ करते हैं और यहाँ पे सदर्न में ह्यूज मशीन्स क्यों यूज़ होती हैं? देखिए पहली तो चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनुअल लेबर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है, ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स की जो सॉइल होती है काफ़ी सॉफ्टर होती है, ठीक है।
फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर टेबल है यहाँ पे हाई होता है, इसीलिए हम लोग ट्यूब वेल्स जो है लार्जली डग करते हैं यूजिंग मैनुअल लेबर्स। ठीक है, मैनुअल लेबर्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करके ही ज़्यादातर ट्यूब वेल्स गैंगेटिक प्लेन्स में डग हुए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे वाटर को पंप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक और डीजल और केरोसिन पंप्स का। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग हैंड पंप्स का भी यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबवेल। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबवेल क्या हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो वेल्स होते हैं ये डीपर होते हैं, हैव मोर वाटर, ये ज़्यादा पानी प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही ये लार्ज एरिया इरीगेटेड करते हैं इन कंपैरिजन टू सरफेस वेल के। ठीक है, सरफेस वेल काफ़ी स्मॉलर एरिया ही इरीगेट कर पाता है, पर ट्यूब वेल्स ज़्यादा एरिया को इरीगेट करते हैं। फिर देखिए साथ ही साथ ये मोर रिलायबल होते हैं ड्यूरिंग ड्रॉट सीजन्स। ठीक है, ड्रॉट सीजन्स यानी कि जब सूखे वाले जो सीजन्स आते हैं, जैसे कि मई जून वाले जो सीजन्स हैं इंडिया में, ये उन सीजन्स में ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाले पॉइंट को, तो देखिए जो सैलिनिटी लेवल होता है इन वेल्स में बहुत ही ज़्यादा लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। देखिए सरफेस वेल में क्या था, इवेपोरेशन वहाँ पे हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि सरफेस वेल ऊपर से जो होते हैं ओपन होते हैं, पर यहाँ पे जो ट्यूब वेल्स हैं वो टॉप से बिल्कुल कवर्ड होते हैं प्रॉपरली, इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। फिर देखिए ये कम एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन टू ओपन वेल और टैंक्स के। ठीक है, टैंक्स और जो ओपन वेल्स होते हैं वो ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्लीटली कवर्ड होते हैं फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से प्रॉपर कवर्ड होते हैं और ये डेंजरस नहीं होते हैं लाइक द सरफेस वेल। ठीक है, सरफेस वेल्स डेंजरस होते हैं क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल ओपन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई जो जानवर होते हैं उनके गिरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, कई एनिमल्स होते हैं उनके गिरने का यहाँ पे खतरा बना रहता है सरफेस वेल्स में, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टॉप से बिल्कुल कवर्ड होते हैं ट्यूब वेल्स। ठीक है, इसी के साथ आपका वाटर रिसोर्सेज पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।